हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में। और बायोलॉजी की सीरीज हमारी चल रही थी, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं तीसरे चैप्टर के। आज हम उसका लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3.3। ठीक है, तो जो बाकी के टॉपिक उसमें बचे हुए थे वो हम जो है आज उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रिमाइंड करा दूं तेजी से आपको, आज हम पढ़ने वाले जनसंख्या विस्फोट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कहीं भी पूछ लिया जाता है आपसे, साइंस में, हिंदी में, ऐसे के फॉर्म में आ जाता है, तो ये पता होना चाहिए। एक अहम मुद्दा है भारत से जुड़ा हुआ। तो मैं रिमाइंड करा दूं, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था कि जन स्वास्थ्य का कंसेप्ट क्या होता है, जन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, और जन स्वास्थ्य से संबंधित विधियां कौन कौन सी थी हमारी। ठीक है, और यौन संचारित रोग पढ़े थे हमने, एसटीडी। ठीक है, तो ये हम पीछे पढ़ चुके थे। और आज का जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है हमारा जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो चलिए तेजी से हम शुरू करते हैं, बिना समय गवाए आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। देखिए, ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा आज कि जनसंख्या विस्फोट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा आपको, लेकिन इस टॉपिक का मुंह खुला हुआ होगा, आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनसंख्या विस्फोट आपके सामने हेडिंग लगा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश की, अच्छा मैं जनरली बता दूं आपको, जनसंख्या विस्फोट से मतलब क्या है, यानी जनसंख्या का तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता। सीधी सी बात तो यह है, डेफिनेशन में कोई लंबा काम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं सीखनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर सीखने हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्या है। हमारे देश की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। पहली बात क्या बताई? सबसे प्रमुख समस्या है। आज विश्व की लगभग 7% जनसंख्या पृथ्वी के 2.4% क्षेत्रफल पर निवास करती है। देखिए, ये पॉइंट रिमाइंडिंग वाला है। पहली बात हमने क्या बताई, विश्व की जो है ये आपकी क्या है, एक मुख्य समस्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, सामाजिक समस्या है ये मुख्य। दूसरा, आज विश्व की लगभग 7%, यानी हमारे देश में जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की 7% है। ठीक है, इसका मतलब है बहुत जनसंख्या हो गई आपकी। तो दूसरा रिमाइंडिंग पॉइंट है 7%, याद रखेंगे। पूरे विश्व की कितनी है हमारी पॉपुलेशन, भारत की 7%, और ये पूरे पृथ्वी के 2.4% एरिया पर जो है निवास करती है। यानी पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के 2.4 हिस्से में, यानी लगभग 2.5% हिस्से में जो है हमारा भारत आता है। ठीक है ना, यानी ये भी एक काफी बड़ी बात हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ थी। कितनी थी आपकी? 2000 अगर हम 11 की बात करें तो आपका आंकड़ा था 121 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद अब प्रेजेंट की बात करें, यानी भारत एक अरब का आंकड़ा पार कर चुका था 2011 तक, लेकिन 2025 तक ये चीन को पीछे छोड़ चुका है। पहले जो था 2020 से भी पहले चीन आगे था हमारे देश से पॉपुलेशन में, लेकिन अब जो है हमारा भारत देश आगे हो गया, क्योंकि अब भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 2025 का अगर हम आंकड़े की बात करें तो 147 करोड़, यानी कि 147 करोड़ पर जनसंख्या पहुंच चुकी है। जबकि चीन की कहां रह गई? 142 करोड़। तो जाहिर सी बात है हमारा देश जो है पहले नंबर पर आ गया। पहले ये विश्व का दूसरे नंबर पर आता था, अब वर्ल्ड में जो है पहले नंबर पे हमारा पॉपुलेशन में नाम आता है। ठीक है, अब इसका क्या कारण हो सकता है सर, क्या ये पीछे क्यों रह गया? तो वहां पर बन गई है कुछ पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी बन गई है कि आप जो 1 या 2 ही जो है बच्चों को जन्म दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस वहां पर जो है लिमिटेड हो गए हैं। तो काफी पॉलिसीज लग गई हैं, उस वजह से जो है ये ऐसा हो गया है। ठीक है, आप भी कमेंट में बताना कि हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है। जनसंख्या विस्फोट का सामान्य अर्थ होता है देश के संसाधनों की तुलना में जनसंख्या या व्यक्तियों की संख्या में तेजी से कमी हो, तेजी से वृद्धि होना। यानी संसाधन कम हो जाए और जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो उस चीज को हम कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। तो ये सिंपल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इसमें काम की बातें भी हैं, जनरल नॉलेज वाली बातें भी हैं। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे, हमारे देश की जो जनसंख्या वो विश्व की कितने % जनसंख्या, तो 7% है। हमारा जो भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरी दुनिया का जो कितने % है, तो लगभग 2.5% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की बात करें तो 121 था, और अब प्रेजेंट टाइम में कितनी 147 करोड़ हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, क्योंकि हमने वहां पर पॉइंट क्लियर कर रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, फिर उसके बाद इसके कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं, और जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारे आपके सामने आ चुका है, जनसंख्या विस्फोट के कारण जानेंगे हम। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, चलिए देख लीजिए। सबसे पहला है, मैंने देखिए सिर्फ हेडिंग लिए है, इसके अंदर आप खुद लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है उच्च जन्म दर।
जनसंख्या विस्फोट का पहला कारण क्या? उच्च जन्म दर, यानी कि जन्म ज्यादा होना। क्या है? हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। 1 घंटे में जो है बहुत सारे जो है बच्चों का जो है जन्म हो जाता है, ठीक है। एक दिन के अगर आंकड़े निकालेंगे तो बहुत निकलेंगे। मैं काफी पहले भी सर्च भी किया था लेकिन दिमाग से हट गए, चलो नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। दूसरा कारण है, अच्छा जन्म दर में क्या लिख देंगे, तो यहाँ को हेडिंग लगा के इसमें लिख देंगे कि भाई भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, आपके फेवरेबल है, अनुकूल है, और उसमें हर समय में जो है बच्चों का जन्म होता रहता है। यानी यहाँ मौसम पे डिपेंड हम बिल्कुल नहीं रहते हैं। हर मौसम में जो है जनसंख्या की जो रेट है, बर्थ जो रेट है वो आपका नॉर्मल रहता है, थोड़ा कम बढ़ती होता रहता है। जबकि कुछ देशों में क्या होता है, वो वहां पर जो है इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है ना, मौसम पे डिपेंड करता है। तो जन्म दर जो है ज्यादा है, यहाँ पर कुछ आंकड़े लिख देंगे और बेहतर रहेगा, आप सर्च करके लिख सकते हैं क्या क्या भारत में जो है 1 साल में या 1 महीने में या 1 दिन में कितनी जो होते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो उच्च जन्म दर पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट का। दूसरा है निम्न मृत्यु दर, डाउन डेथ रेट, यानी मृत्यु दर कम है और जन्म दर जो है ज्यादा है। तो ये 2 कारण हो गए आपके। अब मृत्यु दर जो है कम क्यों है? क्योंकि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में जो तरक्की हो चुकी है तो डेथ वैसी कम हो रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा साइंस बताता है आपको। तो ये आपकी जो है निम्न मृत्यु दर है, यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब मृत्यु दर कैसे बढ़ती है? कुछ देशों में मृत्यु दर हाई भी हुई है, तो वो जैसे महामारी आ गई, जैसे पीछे कोरोना काल आ गया था, या कोई क्या बोलते हैं मानव आपदा आ जाए, यानी मानव के द्वारा कोई जो है ऐसी घटना घटित हो जाए, आग लग जाए या कोई विस्फोट हो जाए, तो ऐसी चीजों से जो है मृत्यु दर जो है बढ़ जाती है एक बार में ही, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत तेज हो जाता है। तो जन्म दर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, निम्न मृत्यु दर को जो है एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आ जाता आप्रवास। आप्रवास को इंग्लिश में हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। माइग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हमारे देश से लोग जाने लगेंगे, माइग्रेट करके किसी दूसरे देश में रहने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कमी होगी। लेकिन यहां पर ऐसा क्या होता है, भारत में भी जो है बाहर से लोग आते हैं काफी, तो बाहर से माइग्रेट करके लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और हमारे यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि माइग्रेशन हमारे यहाँ काफी होता है। जो आसपास की कंट्रीज हैं उसके लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आसपास की कंट्रीज जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा डाउन है हमारी कंट्री के कंपेयर में, तो वहाँ के लोग इधर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, और इस टाइम SIR चल ही रहा है आपका, तो वो उसका मकसद ये भी है कि जो बाहर से माइग्रेट करके लोग आए हैं उनका पता करना, ठीक है, वो कौन कौन लोग हैं। अगला पॉइंट है, तो आप्रवास की डेफिनेशन लिख देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, जैसे मैंने बताया आपको। शिक्षा जागरूकता का अभाव। देखिए नोट्स आपसे खुद से बनाने चाहिए, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट सीखो, हेडिंग लगाओ और अंदर की चीजें जो है आप अपने खुद से एक्सप्लेन करें। शिक्षा जागरूकता का अभाव, ठीक है। तो शिक्षा की जागरूकता कम है, लैंगिक शिक्षा यानी जन स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है लोगों को, तो उस वजह से भी जो है कुछ कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट के कारण ये हो गया है, जनसंख्या जो है बढ़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अपने सिस्टम से चलेगा, और जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको सिस्टम का कुछ पता नहीं होगा, वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी कर सकता है। तो शिक्षा की जागरूकता का अभाव है। हमारे यहाँ जन स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा लेने में भी लोग हेजिटेशन करते हैं और सीखना भी नहीं चाहते हैं ना, कहीं ना कहीं अपनी हेजिटेशन शो करते हैं। अगला पॉइंट है कम उम्र में विवाह। इस वजह से भी जो है जनसंख्या विस्फोट जो है बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि जो है बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो कम उम्र में विवाह कर देते हैं। हमारे यहाँ देखिए हमने पहले ही बताया था आपको, गर्ल्स की जो है यानी फीमेल में जो 18 ईयर्स की जो है एज डिसाइड की गई है गवर्नमेंट ने, और बॉयज की जो है वो 21 ईयर्स डिसाइड की गई है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 18 से पहले भी कर देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे 18 से 15, 16 में कर देते हैं, 15 में कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट का कारण है, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही जो जनन प्रजनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन जो शुरू हो जाता है हमारा, और जो है कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या विस्फोट में वृद्धि हो जाती है हमारी, ठीक है। अब ये 18 और 21 का मतलब ये नहीं कि आप 18 का हो गए तो तुरंत कर लें, वो बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, माइंड सेटअप पे भी डिपेंड करेगा कि आपके जो IQ लेवल है वो उस टाइप का हुआ है नहीं हुआ है, आप जनन के योग्य प्रॉपर तरीके से हुए हैं नहीं हुए हैं, आपके स्पर्म काउंटिंग अच्छी है या नहीं है, वो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, तब जाके डिसाइड होगा। ये नहीं कि 18 का हो गया तो उसका बॉडी सिस्टम चाहे कैसा ही है हम उसको चाहे शादी कर दें उसकी, ऐसा नहीं है। अगला है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के जो है अवॉइड करते हैं, यानी फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं किसी तरीके की भी, तो इस वजह से भी जो है, क्योंकि रिसोर्सेज देखते नहीं है और जनन करते रहते हैं, तो वो भी जो है फैमिली प्लानिंग के से बाहर हो जाता है, और इस वजह से भी जो है जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है पुत्र लालसा। कुछ लोगों को क्या होता है, सन डिजायर है ना, कुछ लड़कों को जो है, कुछ दंपति यानी कपल्स कह सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं, उनको जो है किसकी लालसा होती है, सन की, उनको बेटा चाहिए होता है।
तो बेटे के चक्कर में जो है कई बार जो है काफी जो है लड़कियां हो जाती हैं, फीमेल हो जाती हैं, तो इस वजह से भी जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मान लो उनका ऐसा टारगेट भी नहीं था कि भाई हमें इतनी संतान जो है पैदा करनी है, लेकिन पुत्र लालसा में जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है बढ़ जाती है उनके घर की। तो ये भी एक खास पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट के लिए। ऐसा पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ऐसा अब थोड़ा सा कम हो गया है जहां तक मैं समझता हूं। पहले बहुत था ये, क्या 12-12 हो जाते थे लोगों के एक पुत्र की लालसा में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ खास पॉइंट जो जनसंख्या विस्फोट के कारण थे। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे, अच्छे से समझ लीजिए ये पॉइंट थे, आप इनको याद कर लेंगे और इसको एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, और अब हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव, यानी इससे क्या इफेक्ट आप पर पड़ेगा। तो देखिए कुछ पॉइंट है यहां पर, आप अच्छे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं तो जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या क्या है, जरा चेक कर लेते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का पहला जो इफेक्ट बताया गया है वो बताया गया है बेरोजगारी। तो हेडिंग लगाएंगे बेरोजगारी और उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, क्योंकि काम धंधे कम हो जाते हैं और मांगने वाले ज्यादा हो जाते हैं, यानी जॉब्स कम हो जाती हैं और काम करने वाले बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपटीशन होता है हमारे भारत में, तो 1000 जो है, अगर मान लो 1000 वैकेंसी किसी पोस्ट की निकली है तो वहां लाखों की तादाद में आपको जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले मिलेंगे। ठीक है ना, तो जॉब्स कम है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो है प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या आपको देखने मिलेगी। तो इसका हेड डाल के आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संसाधनों की कमी। जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी हो जाएगी। संसाधन में कौन आता है, संसाधन वो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसा अनाज है ये भी संसाधन है, पेट्रोल है ये भी संसाधन है, यानी हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो संसाधनों में हमारे आती हैं। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी हो जाएगी, रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको लिखकर। फिर दूसरा पॉल्यूशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी फैलेगा। एक सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी, एक पार्क है वहां पर बना हुआ, और वहां पर पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो जो पार्क है आपको वो गंदा ही मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई इसमें 10 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो गंदगी जरूर फैलाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण भी जो है बढ़ता है पॉपुलेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मकान बनेंगे नए नए, और नए नए मकान कहां बनेंगे, जंगलों में बनेंगे, और जंगलों में बनेंगे तो पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदूषण वैसे ही बढ़ेगा। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, यानी पॉल्यूशन के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये ओपन पॉइंट्स हैं, इनको हेडिंग के तौर पर यूज करके आप जितना चाहो एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। जाहिर सी बात है जब जनसंख्या विस्फोट होगा, ज्यादा पैदावार होगी, संतान ज्यादा पैदा की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति की हेल्थ उस काबिल है नहीं और वो जो है जनन करता रहे तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ जो है खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट है सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, बहुत सारे लोग होंगे आसपास सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तनाव होगा, एक दूसरे से उलझेंगे, एक दूसरे से को जो है निगेटिव साबित करने के चक्कर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव बना रहेगा, जिससे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े का वैसे हमने पॉइंट एक अलग ले लिया है, वो बाकी दोनों रिलेटेड है आपके। तो सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। तो अगला है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशंस। अब जब जनसंख्या वृद्धि होगी आपकी, तो रहने के लिए मकान बनाने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा मकान बनाने के लिए जो है ज्यादा पेड़ काटेंगे, जंगल उजाड़ेंगे, और वहां पर घर बनेंगे, दुकान बनेंगे, मकान बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वनों की कटाई जो है बढ़ेगी और डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है यातायात में दिक्कत। भाई ये तो बहुत जनरल प्रॉब्लम है आपकी, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है। आप चौराहे पे अगर एक थोड़ा सा जाम लग जाए तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, बहुत सारी बाइक्स, कार्स, बसेस वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं और हॉर्न बजाते रहते हैं, तो साउंड पोल्यूशन होता है उससे, और उससे धुआं निकलता है जो हार्मफुल होता है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन वहां से भी बढ़ता है आपका। तो जाहिर सी बात है यातायात में दिक्कत होगी, इसको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है परिवार नियोजन की समस्या। तो जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है, सिस्टमेटिक तरीके से फैमिली नहीं चल पाती है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होती है, खाने की कमी होती है, भूखमरी फैलती है, ऐसे काफी पॉइंट बताए जाते हैं आपको। लास्ट पॉइंट है लड़ाई झगड़े। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े के भी चांस बढ़ेंगे। आप देख लें, एक घर में अगर 2 भाई होंगे तो हो सकता है कि कम चांस रहे लड़ाई के, क्योंकि एक ना एक काम में बिजी रहेगा, और जब ज्यादा भाई होते हैं, ठीक है, ये बड़ा खानदान होता है, तो अगर यूनिटी नहीं है उनमें, तो आप आमतौर पर क्या देखते हैं कि वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आपको
जो कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट से प्रभावित होते हैं, और बात कहीं ना कहीं आपकी सही भी बैठेगी सोसाइटी को देखते हुए। तो ये थे आपके जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव, क्या क्या दिक्कत होने वाली है आपको जनसंख्या विस्फोट से, वो आपको बता दी गई है। चलिए अब हम जानेंगे जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित कैसे किया जाएगा, क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपके। तो देखिए, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। आपकी नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है, और यहां पर आपको बताया गया कि जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी टेक्निक्स यहां पर दी गई है। पहला है रासायनिक विधि, ठीक है, यानी जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या वृद्धि को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, जनन नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, कैसे भी आपसे पूछा जाए आप ये पॉइंट देख लीजिए। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, रासायनिक विधि। कुछ रासायनिक विधि का उपयोग करके जो है आप जनन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक विधियों में कुछ टैबलेट्स आती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो है गर्भ को रोका जाता है, गर्भ को जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, यानी जाइगोट बन रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं केमिकल इस टैबलेट्स वगैरह के जरिए, यानी निषेचन नहीं हो पाता उनकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो आगे बस में पहला है रासायनिक विधि। तो कुछ आपकी दवाइयां फेमस भी हैं, जैसे एक सहेली है, इस नाम की टैबलेट्स आपको मिलती है, कॉमन है ना। इसके अलावा भी जो है और भी है एक दो टैबलेट है, यहाँ पे इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे जाएंगी। तो रासायनिक विधि में क्या करते हैं हम, कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस वगैरह का जो इस्तेमाल हम करते हैं, और उससे क्या है, गर्भ नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है जाइगोट, ठीक है, निषेचन नहीं हो पाता। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा गर्भ निरोधक का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्डोम। ये थे केमिकल मेथड और बैरियर्स कह सकते हैं इनको हम। गर्भ निरोधक का उपयोग करेंगे, यूज ऑफ कॉन्डोम, इसकी यूज से भी जो है गर्भ को रोका जा सकता है, जनन को रोका जा सकता है, क्योंकि कॉन्डोम की सहायता से जो है क्या हो जाता है, आपका जो स्पर्म्स हैं वो ओवा के पास नहीं पहुंच पाते हैं, यानी उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल करने का। फिर तीसरा है नसबंदी, स्टेरिलाइजेशंस। तो नसबंदी जो है दोनों में होती है, पुरुष में भी होती है और स्त्रियों में भी होती है, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है आपकी, कितने टाइप की होती है हमारी, दो टाइप की होती है। एक होती है वेसेक्टोमी, क्या होती है आपकी, वेसेक्टोमी, ये मेल में होती है, किस में होती है, मेल में होती है। और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा क्या होता है आपका, ट्यूबेक्टोमी। ये याद रखेंगे, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ये फीमेल में होती है आपकी। तो इसमें क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी में क्या होता है, जहां से स्पर्म्स निकल के आते हैं उसे हम बोलते हैं वेस डिफरेंशिया, शुक्र नलिकाएं जो होती हैं उनको काटकर उनको बंद कर दिया जाता है, बाइंडिंग कर दी जाती है, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, उनकी बाइंडिंग कर दी जाती है, और जब बाइंडिंग हो जाती है तो स्पर्म जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका, तो वेसेक्टोमी हो जाएगा हमारा। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये फीमेल में होती है, इसमें जो है फेलोपियन ट्यूब को काटकर उसी तरीके से जो है बाइंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो जो ओवर रिलीज होता है वो गर्भाशय तक नहीं आ पाता, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये दो थी आपकी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो नसबंदी हो गई आपकी। फिर है आंतरिक मैथुन। आंतरिक मैथुन भी जो है एक तरीका है जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने का। इसमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट कॉपुलेशन होता है। इनकम्प्लीट कॉपुलेशन का मतलब है जो मैथुन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, क्या बोलते हैं, सीमेन इजेकुलेशन से पहले ही जो है पेनिस को जो है वेजाइना से आउटसाइड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है फिर वहां तक स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये आंतरिक मैथुन भी एक विधि होती है। शैक्षिक जागरूकता, तो शैक्षिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक होंगे, शैक्षिक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आप जो है तौर तरीके से काम करेंगे, पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, पॉजिटिव चीजों को अपनाएंगे, नेगेटिव चीजों से बचेंगे, ठीक है। तो शैक्षिक जागरूकता बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका आप निगेटिव यूज करें, इनको आप पॉजिटिव तरीके से यूज करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर चीज के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, सोशली भी और रिलीजियस के तौर पर भी होते हैं। तो अपने जो है दोनों चीजों को देखते हुए पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें हर चीज को, ठीक है। अपने रिलीजियस को भी देखें और अपनी सोसाइटी को भी देखें। अंतःगर्भाशय युक्ति आता है आईयूडी, ये एक डिवाइस होती है आपकी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस बोलते हैं इसको, भी आगे हम डिस्कस करेंगे, होगी वहां पर फुल फॉर्म लिखी हुई। तो इसका काम क्या होता है, ये टी के शेप की होती है। किसके शेप की होती है, टी के शेप की होती है। तो ये जो है डॉक्टर की हेल्प से जो है इसको जो है गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है, और ये भी एक बैरियर का कार्य करती है। किसका काम करती है, ये बैरियर का काम करती है, रुकावट का कार्य करती है। ये जो है स्पर्म को ओवा से मिलने नहीं देती है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर की तरह काम करेगी आपकी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक तो ये हो गई आपकी सगर्भता।
सगर्भता का चिकित्सीय समापन, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये भी एक टाइप है और ये एक लीगल टाइप है। ये क्या है? लीगल टेक्निक है, किसको रोकने की? गर्भ को रोकने की। ठीक है, इसकी जो है इजाजत सरकार भी देती है, वो क्यों देती है अभी आपको पता चल जाएगा। तो तेजी से रिमाइंड कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या है। आपको रासायनिक विधि बताना, रासायनिक विधि में आप लिख देंगे कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन, कुछ टैबलेट, कुछ इंजेक्शन का प्रयोग करके भी जो है गर्भ को रोका जा सकता है, जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। और फिर कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे सहेली हो जाएगा, और ये इमेज लगी हुई है, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको अच्छे से उदाहरण के तौर पर आप लिख देंगे। फिर गर्भ निरोधक का उपयोग करके आप रोक सकते हैं। नसबंदी लिख देंगे, नसबंदी की प्रोसेस में लिख देंगे, दो टाइप की होती है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा इसको। ठीक है, आंतरिक मैथुन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो पेनिस से शिश्न होता है उसको जो है वेजाइना से जो है निकाल लेते हैं स्खलन से पहले। जब वीर्य निकलने वाला होता है तो उसको हम पहले ही उसको जो है आउटसाइड कर देते हैं, तो वो स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। शैक्षिक जागरूकता बहुत जरूरी है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लोग पढ़े लिखे होंगे, व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे तो अपने सिस्टम से काम करेंगे और पॉजिटिव चीजों को अपनाएंगे, निगेटिव चीजों से बचेंगे। आईयूडी और एमटीपी, इनका अलग से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में अलग से मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। ये मैंने अलग से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में नहीं पूछे जाते, जनरल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन ये आपसे टिप्पणी में भी आ सकते हैं, कमेंट करना पड़ेगा आपको इसमें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आईयूडी और एमटीपी के बारे में। ये दो टेक्निक्स और रह गई हैं आपकी। ठीक है, देखिए आईयूडी आपके सामने आ चुका है। आईयूडी की फुल फॉर्म देखो ऊपर लिखी हुई है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, अंतःगर्भाशयी उपकरण या डिवाइस इसको हम कहते हैं। तो आईयूडी डॉक्टर द्वारा योनि के माध्यम से महिला के गर्भाशय में यानी यूटेरस में दाखिल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। आईयूडी जो मोल्ड किए गए प्लास्टिक से बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं, कुछ कॉपर के बने हुए होते हैं, कॉपर की जो है फ्लेक्सिबल वायर लगी हुई होती है उसमें। दो प्रकार के आईयूडी लेवोनोर्जेस्ट्रेल नामक एक प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक आईयूडी क्या होता है? एक प्रोजेस्टिन रिलीज करता है, ये हार्मोन होता है हमारा। दूसरा प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला टी के, अंग्रेजी वर्ड जो है टी, ये टी लिखा हुआ है इधर, टी के शेप की होती है, उसके आकार की होती है। इसमें आधार के चारों ओर टी की शाखाओं पर एक तांबे का तार लपेटा गया होता है। आईयूडी से एक प्लास्टिक स्ट्रिंग जुड़ी होती है। स्ट्रिंग महिला को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि उपकरण अभी भी उसके स्थान पर है और डॉक्टर इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये है आपकी आईयूडी, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, शेप की होती है ये हमारी, और ये जो है इसको वेजाइना में या गर्भाशय में, वेजाइना की सहायता से जो है गर्भाशय में सेट कर दिया जाता है। और ये जो है आपके बैरियर का काम करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आएंगे तो वो यहीं तक जा सकते हैं, इधर फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर सकते। और जब फेलोपियन ट्यूब में अंतर नहीं क्या बोलते हैं एंटर नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये एक तरीके से सीधे तौर पर बैरियर का काम करते हैं, स्टॉपर का काम करते हैं, स्पर्म को जो है अंदर एंटर नहीं करने देते, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपके वो। तो ये आपकी एक विधि ये हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है हमारी और ये डॉक्टर की सहायता से ही जो है एंटर करवाई जाती है, क्योंकि खुद से जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज को जो है पॉजिटिव तरीके से यूज करें। नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, लेकिन जो जरूरी हो आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी आईयूडी हो चुकी है और अब लास्ट में ये बची है हमारी टेक्निक्स एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो एमटीपी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका अर्थ है दबाव या हल्की सर्जिकल प्रक्रियाओं द्वारा गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करना। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके या हल्का फुल्का सर्जिकल यानी सीजर करके जो है गर्भ को जो है रोका जाता है। ठीक है, तो गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त कर दिया जाता है, जो भारत में कानूनी और सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें गर्भ को रोकना जो है हानिकारक हो सकता है, या तो मदर के लिए हो सकता है या फिर उनके संतान यानी डॉटर या सन के लिए हो सकता है। तो अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसको फिर समाप्त करना जरूरी हो जाता है, तो वो डॉक्टर्स की हेल्प से जो है कर लिया जाता है। तो एमटीपी जिसका अर्थ है दबाव या हल्की सर्जिकल प्रक्रियाओं द्वारा गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करना, जो भारत में कानूनी और सुरक्षित है, खासकर कुछ परिस्थितियों जैसे गर्भ निरोधक विफलता या स्वास्थ्य जोखिम, यानी स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई जोखिम है, जान का खतरा है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपना सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 24 वीक्स यानी 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए सुरक्षित और सुलभ होना चाहिए। तो ये था आपका एमटीपी के बारे में। मुख्य बातें क्या है इसकी? ये दवाइयों जैसे मिफेप्रिस्टोन
प्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल या मामूली सर्जरी के जरिए गर्भावस्था को खत्म करने की एक प्रक्रिया है जो डॉक्टर की देखरेख में होती है। तो ये कुछ मेडिसिन के नाम दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए एक तो आपका यही है मिफेप्रिस्टोन और एक ये है आपका मिसोप्रोस्टोल। कानूनी स्थिति क्या, लीगल स्टेटस क्या इसका? भारत में एमटीपी एक्ट 1971 और 2021 के संशोधन के तहत एमटीपी कानूनी है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं मिलती हैं। अप टू व्हेन यानी कब तक? 2021 के संशोधन के बाद विशेष परिस्थितियों में 24 वीक्स तक की गर्भावस्था का एमटीपी किया जा सकता है, यानी कि 24 सप्ताह तक के गर्भ का जो है समापन किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक लीगल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है भारत में, और किसके तहत? एमटीपी एक्ट 1971 और 2021 के संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये कानूनी है, लीगल है आपका। तो ये थे हमारे कुछ टेक्निक्स जो जनन नियंत्रण के लिए जरूरी हैं, और इनमें से जो पॉजिटिव है वो आप यूज कर सकते हैं कंडीशन को देख के। यानी सारी नॉलेज आपको दी जा रही है, इसीलिए इस सिलेबस में ऐड क्यों किया गया है स्टूडेंट्स के, ताकि वो अभी से इन चीजों को समझें, ताकि फ्यूचर में इनका निगेटिव यूज ना कर पाए आप। सबके जो है फीडबैक्स, ड्रॉबैक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट में आ चुके हैं चैप्टर के, और चैप्टर के लास्ट में आपको बताई जाएगी बंध्यता। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंध्यता। और बंध्यता का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन यहां लिखा हुई नहीं है, तो आप मैं ओरली बता देता हूं आपको, और आप जो है उसको नोट्स में ऐड कर लेंगे। बंध्यता वह प्रक्रिया होती है, वह स्थिति होती है जिसमें जो है व्यक्ति की जो है जनन क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसको हम बंध्यता कहते हैं, यानी कि वो जनन करने योग्य नहीं रहता है, तो इस स्थिति को हम बंध्यता कहते हैं। इसको बांझपन भी बोलते हैं आम भाषा में। इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, तो इसमें या तो स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं या ओवा बनना बंद हो जाते हैं। ओवा बन रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशन इसमें हो सकती हैं, तो आप बंध्यता की डेफिनेशन आराम से खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बंध्यता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की जो है जनन क्षमता जो है नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और ऐसे स्त्री, उनको हम क्या कहते हैं? बांझ बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बता दिया है आपको। अब इनफर्टिलिटी के कारण क्या, कुछ कपल्स, कुछ दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, जब फर्टिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी तो वो जो है अब संतान पैदा करने के योग्य नहीं होंगे। तो ऐसे कपल जो है एआरटी की सहायता ले सकते हैं। किसकी सहायता ले सकते हैं? देखिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लें यहाँ पर, ये नोटेबल पॉइंट हैं आपके। जिनकी फर्टिलिटी खत्म हो गई है, जनन करने योग्य नहीं रह गए हैं, तो उनकी हेल्प कौन करता है? एआरटी। एआरटी क्या है? एआरटी की फुल फॉर्म होती है आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है, ये होता है हमारा, यह टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं इसको। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी एक टेक्नोलॉजी है। इसकी हेल्प से जो है जिनके जो फर्टिलिटी खत्म हो गई है, जो संतान जो है पैदा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये कुछ विधियां हैं आपकी। देखिए आईवीएफ, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। एआईटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। आईयूआई, इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशंस। अब हर कपल्स के लिए कोई सी भी अप्लाई नहीं हो सकती, वो सिचुएशन देखी जाएगी, क्या किसकी कंडीशन क्या है, कौन कौन सी स्टेज पे है और किस में कौन सी कमी है, वो उसके हिसाब से अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाती है। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मैं जनरली इनका इंट्रो बता देता हूं, तेजी से रिमाइंड कर लीजिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बहुत फेमस है, पात्र निषेचन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? फीमेल से जो है ओवल लेते हैं और मेल से जो है स्पर्म लेते हैं, यानी शुक्राणु लेते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और वहीं पर उनका निषेचन या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो आईवीएफ कहलाता है ये, क्योंकि पात्र निषेचन को कह रहे हैं क्योंकि एक पात्र में, एक टेस्ट ट्यूब में जो है निषेचन किया जाता है, इसके लिए पात्र निषेचन बोलते हैं। ऐसा क्यों कराया जाता है? ये किस कैसे दंपतियों के लिए जरूरी होगा? जिन दंपतियों में जो है स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? निषेचन नहीं कर पाता, उसमें इतनी जो है एबिलिटी नहीं होती है कि वो फर्टिलाइज हो जाए, निषेचन कर सके।
तो फिर आईवीएफ का यूज किया जाता है। फिर है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है अलग से, हेल्दी गैमेट्स को। मान लो किसी के गैमेट जो है नहीं बन रहे हैं, वो उतने मैच्योर नहीं है, तो फिर अलग से जो है गैमेट्स को जो है ट्रांसफर कराया जाता है। जैसे मान लो ओवा उधर बन रहा है, स्पर्म जो है, स्पर्म की जो फर्टिलिटी है, वो जो कैपेसिटी है वो मतलब जो है मैच्योर नहीं है उतने, तो अलग से स्पर्म जो है लेकर उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, फिर निषेचन करा दिया जाता है, ठीक है, अलग से ले सकते हैं। फिर आ जाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये भी इसी टाइप की है, इसमें जो है स्पर्म भी लिया जाता है और ओवा भी लिया जाता है, और उनको निषेचन करा के फर्टिलाइज करा के जाइगोट बना के फिर दोबारा से ट्रांसफर उसमें कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अप्लाई किया जाता है कि स्टार्टिंग में जो है कंडीशन खराब होती है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। कहां पर, यूटेरस में यानी गर्भाशय में, तो बाहर उनको फर्टिलाइज करा के दोबारा से ट्रांसफर करा दिया जाता है। तो इसमें गैमेट्स ट्रांसफर करते हैं अलग अलग, और इसमें क्या करते हैं, जाइगोट यानी फर्टिलाइज करने के बाद दोनों 2n फॉर्म में। AIT होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन की तकनीक होती है इसमें, है ना। इसमें अलग से जो है वीर्य लेकर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट आपकी एक ही है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशंस। तो जो फेमस वाली है आपकी कौन सी है, IVF है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, गिफ्ट है, और ये जाइगोट है आपका, ठीक है। तो ये तीन आपकी बहुत फेमस है, इनकी फुल फॉर्म भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ आपकी विधियां, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पहली यूनिट जो थी रिप्रोडक्शन वाली, वो कंप्लीट हो गई हमारी। पहली यूनिट क्या हो गई हमारी, यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है रिप्रोडक्शन वाली। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन पढ़ा था, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और तीसरा चैप्टर है हमारा 03 रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से, और इसको लेक्चर किस नाम से मिलेगा ये आपको, 03 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 03 रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखना पूरा आप, और लेक्चर कितना लिख देंगे आप, आगे को इसको टाइप कर देना, लेक्चर हो जाएगा ये हमारा 3.3, क्योंकि 2 इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जन स्वास्थ्य, जो कि पूरा हो चुका है। आप अच्छे से इसको रिमाइंड कर लेना, नोट्स बना लेना इसके अच्छे से। एक बार मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूं कौन कौन से आपको बोर्ड के लिए इसमें से पढ़ना है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आपका पूरा जनसंख्या विस्फोट, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसमें से अलग से क्वेश्चन बनेंगे तो कहां से बनेंगे आपके, अलग से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो अगर मैं कारण से बात करूं तो कारण तो इसमें पूरे में एक्सप्लेन ही करने पड़ेंगे आपको। प्रभाव में आ जाइए, प्रभाव में आपकी 2 प्रभाव भी जो है आपके पूरा ओवरऑल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अलग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहां से बनेंगे नियंत्रित करने के उपाय से और इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक से। तो इसमें खास करके 2 पॉइंट है आपके, IUD और MTP, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसीलिए एक्सप्लेन भी किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है आपके, ये IUD हो गया हमारा, और लास्ट में ये फुल फॉर्म्स। तो ये फुल फॉर्म्स बहुत जरूरी है आपकी इसकी, और ये टॉपिक्स भी जरूरी है आपके। वंध्यता वाला, यानी आपको वंध्यता वाला टॉपिक पढ़ना है, और पीछे ये वाले पढ़ने हैं टॉपिक आपको। कौन से वाले पढ़ने हैं, IUD और MTP। तो टोटल 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए, पहला कौन सा पढ़ना है आपको, IUD, फिर MTP, और फिर जो है आपको पढ़ने इनफर्टिलिटी वाला पूरा टॉपिक। यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप देख लेना पेपर में, आपको मिलेगा जरूर। बाकी लॉन्ग में पूछेंगे तो पूरा जनसंख्या विस्फोट क्या होता है पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, पूरा एक ऐसे लिखना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम जो है इसके बाद जेनेटिक्स वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी अगली यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक तरीके से आपका क्रैश कोर्स है, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में यानी कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर कराने की कोशिश की जा रही है। तो जुड़े रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, और मिलती रहेंगी आपको इसी